नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। चैंपियंस की घर वापसी पर हम करेंगे बात, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों की नापाक साजिश का शिकार स्थानीय नागरिक हुए। श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट वाले इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला बोला, जिसमें 10 स्थानीय नागरिक घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट इलाके में सुरक्षा बलों पर हमला बोला गया। ग्रेनेड से यह हमला बोला आतंकियों ने। हमले में 10 लोग जख्मी हुए, एक की हालत गंभीर है। स्थानीय नागरिक है ये जो बीचों बीच अब से थोड़ी देर पहले एक ग्रेनेड हमला हुआ और जो ग्रेनेड है सीआरपीएफ के पिकेट को निशाना बनाकर श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर फेंका गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे ये ग्रेनेड फटा था। इस धमाके में जो अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 आम नागरिक जख्मी हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है जो काफ़ी यहाँ पे गहमा गहमी रहती है। लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे होते हैं और इसके बीच में ये ग्रेनेड फेंके जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही जो सुरक्षा बलों की तरफ से, जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से जानकारी दी गई थी, उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त से पहले इस तरीके से मिलिटेंट कोई निशाना बनाकर कार्रवाई कर सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार जो है दक्षिण कश्मीर में भी मिलिटेंट की गतिविधियां बढ़ी थी और यहाँ पे अब श्रीनगर में जिस तरीके के श्रीनगर में बीचों बीच एक ग्रेनेड हमला हुआ है, उससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और उससे पहले जिस तरीके के सुरक्षा प्रबंधों की बात की जा रही थी, माना यही जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पे होंगे। लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के श्रीनगर में बैठक के कुछ ही मिनट के अंदर इस तरीके से हमला होना सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि मिलिटेंट श्रीनगर के साथ साथ बाकी इलाकों में कोई कार्रवाई करे जिससे वो अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश कर सके। लेकिन श्रीनगर के बीचों बीच हुए हमले में सुरक्षा बलों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 5 आम नागरिकों जख्मी होने से तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। और इसी बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, सबसे पहले मैं इस समय का अपडेट चाहूंगी, क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले के? जाहिर सी बात है राहुल गांधी आज दौरे पर हैं और इस तरह का हमला अगर हो रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल शोभना, हम उसी जगह पे अभी भी खड़े हैं जहां पे ये ग्रेनेड हमला हुआ है। पीछे मेरे वही सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी है जिसको निशाना बनाकर ये हमला किया गया था और हालात थोड़े से सामान्य हो रहे हैं। गाड़ियां का चलने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ग्रेनेड फटने के बाद जो नुकसान यहाँ पे हुआ उसके निशान अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं और सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले टीआरएफ नामी, द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से फिलहाल नहीं बोला जा रहा है कि इस हमले के पीछे कौन से संगठन है। लेकिन जिस तरीके से जिस जगह पे इस हमले को अंजाम दिया गया, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा की गाड़ी है उसके ठीक ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, यानी ये पूरी की पूरी घटना जो है सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। इसीलिए अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ये देखने के लिए कि क्या हमलावर किस साइड से वो आए थे, कहां पे से भागे। और जिस तरीके से ये ग्रेनेड जो है ठीक सुरक्षा बलों की गाड़ी के सामने फटा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गनीमत यही रही है कि 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत तो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन एक की हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जो कहीं ना कहीं सवाल या निशान सुरक्षा को लेके उठ रहे हैं, वो जवाब देना सुरक्षा बलों के लिए होगा, क्योंकि 15 अगस्त से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था और उसके बावजूद इस तरीके से शहर के बीचों बीच लाल चौक से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर हरि सिंह स्ट्रीट पर ग्रेनेड हमला होना एक सवाल या निशान उठाता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ कुरैशी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चैंपियंस की जो मेडल जीतकर कल भारत लौटे। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सूरमा वापस देश लौट आए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज दिल्ली के ताज होटल में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का सम्मान किया गया। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा से हमारी संवाददाता प्रीति दहिया ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं।
जब 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को एक ओलंपिक गोल्ड दिलाया था, उस वक्त नीरज चोपड़ा सिर्फ 10 साल के थे। किसे पता था कि 13 साल बाद अपना पानीपत का ये छोरा जाके टोक्यो ओलंपिक्स में लठ गाड़ देगा। यही बोला जाता है हरियाणवी में। नीरज, लठ गाड़ दिया आपने? हाँ बिल्कुल, अभी लग रहा है कि हाँ बिल्कुल लठ गड़ गया है क्योंकि गोल्ड जीत लिया है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि एक अभिनव बिंद्रा जी ने जो काम किया था, एक वो बहुत ही एक ज़रूरी था। और उन्होंने एक जो सोच थी खिलाड़ियों की वो खोली थी कि हाँ इंडियन भी इस प्लेटफॉर्म पे जाके गोल्ड जीत सकते हैं। तो उनका बहुत एक योगदान है इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। नीरज, किस उम्र में आपने ये एस्पायर किया था, ये उम्मीद की थी कि एक दिन जाके मुझे भी ओलंपिक खेलना है और अपने देश के लिए मेडल लेके आना है? मुझे बिल्कुल सही बताऊं तो जब वर्ल्ड जूनियर में जब मैंने थ्रो किया, उस टाइम मुझे लगा था कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकता हूं, अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आ सकता हूं, क्योंकि वो थ्रो काफ़ी अच्छा था। और उस थ्रो को अगर देखें तो मैं ओलंपिक खेलने नहीं जा पाया था रियो वाला, लेकिन उतनी थ्रो में वहाँ पे मेडल था। तो मुझे लगा था कि हाँ मैं अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करूँगा और मैं मेडल जीत के आ सकता हूँ। अभी तक 7 तारीख को आपने मेडल जीता था, थोड़ा सुकून मिला है, कहीं मौका मिला है कि अपने गोल्ड मेडल को बस छूं और सो जाऊं थोड़ी देर के लिए, महसूस करूं क्या मिल गया मुझे? बिल्कुल, वो टाइम तो मिला लेकिन अच्छे से रेस्ट तो नहीं हो पाया। पर अगर अभी मेडल जीत के आया हूं तो इस चीज़ की भी खुशी है कि आप सभी से और पूरे अपने हिंदुस्तान से इतना प्यार मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं थी जब आप एयरपोर्ट से जा रहे थे अशोका होटल की तरफ और लोग आपके आगे पीछे, कैसा लग रहा था कि ये मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि 135 करोड़ भारतीयों को मेरी वजह से खुशी मिल रही है? ये अपने आप में एक बहुत स्पेशल फीलिंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं बस कल काफ़ी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि काफ़ी साइडों में सभी मीडिया और सभी साइड में चल रहे थे, तो मैं बस ये बोल रहा था कि आप लोग थोड़ा सा आराम से चलिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की वो टाइम था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। और एक बात का थोड़ा सा दुख रहा है कि कल जब मैं वहाँ से आया तो मैं जल्दी में वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि अशोका होटल में फंक्शन था। तो मैं जो काफ़ी एथलीट्स और खिलाड़ी वहाँ पे मिलने आए थे उनसे नहीं मिल सका। तो मैं बस हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन बिल्कुल अब जब भी मैं गांव जाऊंगा, मैं कभी भी उनका मन करे तो मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से उनसे मिलूंगा। आपके मम्मी पापा तो आपके साथ ही हैं कल से ही, उनसे क्या कोई अभी अकेले में बैठ के बात होने का मौका मिल पाया है? क्या कैसी भावनाएं हैं? पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा अभी तक? बस वो बहुत खुश थे। जब मैं माँ से पहली बार मिला तो एक खुशी के आंसू उनके आंखों में थे उनकी, तो बहुत खुश थे वो। और बस ज़्यादा थोड़ी देर बैठे हम अकेले, लेकिन ज़्यादा ऐसे बात ऐसे हो नहीं पाई, पर एक अच्छा लगा उनके साथ बैठ के काफ़ी दिन बाद। जिस दिन आपने मेडल जीता था वहाँ पे तो हमने रिपोर्टर से बात करवाई थी, रिपोर्टर ने बात की थी आपकी मम्मी से, उन्होंने कहा था बेटे को चूरमा खिलाऊंगी। चूरमा खाने का मौका मिला भी कि नहीं मिला? नहीं, अभी घर पे जाके खाएंगे। तो यहाँ पे तो अभी वो भी थोड़ा सा इधर उधर, उनका भी दिमाग एक जगह पे नहीं है, तो थोड़ा वो भी नई चीज़ है उनके लिए, तो घर पे जाएंगे तो बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके नाम पे अब जो है 7 अगस्त को हर साल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज अनाउंस किया है कि वो जैवलिन थ्रो का कॉन्टेस्ट रखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक खिलाड़ी जो हमारा गोल्ड मेडल जीत के आया, उसके नाम पे अभी एक लेगेसी शुरू हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उस दिन को एक स्पेशल दिन बनाया है। और जो एक मेरी पहचान है जैवलिन थ्रो की, तो वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया है। तो और मुझे खुशी होगी कि उस दिन का फ़ायदा उठा के और अपने देश के जो बच्चे हैं और आगे बढ़ सकें। नीरज, व्यक्तिगत तौर पे अब गोल्ड मेडल हो गया है ओलंपिक्स का, एशियन गेम्स का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, आगे का क्या टारगेट है आपके लिए? आगे अगले साल एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन पे फोकस करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ ओलंपिक गोल्ड मेडल और एशियन गेम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल हो गया है, पर मुझे लगता है कि इससे खुश नहीं होना चाहिए। दोबारा से फिर यही सेम स्पोर्ट्स आएंगे, सेम गेम्स आएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि वही रिकॉर्ड है जो आपने अपने दिमाग में रख रखा है? बस मेरे दिमाग में यही है कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें भी मैं अच्छा करूँ, और अपना जो एक 90 मीटर का मेरा एक वो भी ड्रीम है, उसको मैं जल्दी पूरा करूँ अगले साल। तो अब जब ये गोल्ड मेडल की जीतने के बाद जब थोड़ी शांति हो जाएगी, ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? ट्रेनिंग बस मैं जितना जल्दी मैं ट्रेनिंग शुरू कर पाऊँ तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं थोड़े दिन में इन सब से मुझे ऐसा लगेगा कि बस यार हो गया, बस मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दूं। और असली खुशी मुझे ट्रेनिंग में मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए और आपके आने वाले सारे कॉन्टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हम सबका नाम यूं ही रोशन करें। थैंक यू सो मच।
तो देखा आपने, सुना आपने, नीरज चोपड़ा को मेहनत करना चाहते हैं और 90 मीटर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वाले बजरंग पुनिया भी देश लौट आए हैं। दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया। बजरंग और उनकी पत्नी संगीता फोगाट से हमारी संवाददाता मधिया खान ने खास बातचीत की है, वो आप सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी और रेसलर संगीता पुनिया मौजूद हैं। सीधे बातचीत इस वक्त एबीपी न्यूज़ उन लोगों से करेगा और जानेगा कि इस मेडल के लिए शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से जाएंगी और आगे क्या प्लान्स है वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो बजरंग, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। देश का नाम रोशन किया है, पूरा देश इस वक्त आप पे गर्व कर रहा है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं एबीपी न्यूज़ की तरफ से और पूरे देश की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहला सवाल यही है कि लोगों ने आपका जो प्रदर्शन रहा ओलंपिक्स में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, क्योंकि जो प्रदर्शन शुरू से लेकर आखिर तक था, मुकाबला आसान नहीं था, कांटे की टक्कर रही, बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला था। साथ साथ में आपके पैर की इंजरी का भी पता चला। लगातार आपके माँ बाप कहते रहे कि पैर की इंजरी थी, वरना सेमीफाइनल में वो चूक भी नहीं होती। तो क्या कहेंगे प्रदर्शन के बारे में? सबसे पहले आपके जानते हैं। देखिए, बिल्कुल जो मुझसे जुड़े थे उनको सभी को पता था इंजरी है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम आपके ब्रोंज से हम गोल्ड की खुशबू आ रही है। अगर इंजरी नहीं होती तो शायद मेडल का रंग पीला भी हो सकता था। तो यही चीज़ें थी जो इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। तो मेरा यही था कि भाई बस मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से मैट पे। जब मैं पहली बाउट में खुद भी खुश नहीं था अपनी बाउटों से, जो मेरी पर लास्ट जो बाउट थी उसमें ये था कि भाई मुझे अपनी तरफ से अगर टूट भी जाता तो उसके बाद क्या करना है पैर का, अगर मेडल नहीं जीत पाते तो यही सोच के गया था कि मेडल जीतना। उसमें उसी रेसलिंग जो पहले जो स्टाइल खेलता था मैं, वही स्टाइल खेला मैं उस बाउट में। लेकिन बजरंग, आपके प्रदर्शन से पूरा देश खुश है। आपका जो प्रदर्शन रहा है वो काबिल तारीफ था। हम ये जानना चाहेंगे कितना स्ट्रगल था इस बार ओलंपिक्स में वहाँ जाना, इस इंजरी के साथ लगातार स्ट्रगल करना, लगातार अपना जो स्ट्रैटेजी थी उस पर भी ध्यान देना और फिर वो मेडल देश में लेके आना। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी चीज़ में आप लगा लीजिए, अगर खेल में लगा लीजिए या कोई भी चीज़ हो, उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और काफ़ी मुश्किल समय था सभी के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि ये जो कोविड की सिचुएशन थी इसमें खुद को 2 साल तक ट्रेन भी करना और सेफ भी रखना, तो ये चीज़ें काफ़ी नुकसान भी दे के गई हैं और फ़ायदा भी दे के गई है। कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिला है। ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल आपके साथ साथ आपकी फैमिली का रहा, आपकी पत्नी का रहा वहाँ तक पहुँचने में और देश में मेडल लेके आने के लिए, क्योंकि पैर की इंजरी लगातार वो चीज़ खबरों में चलती रही कि बजरंग पुनिया अपनी पैर की इंजरी के साथ वहाँ खेलते रहे और मेडल लेके आए। देखिए, बिल्कुल एक खिलाड़ी के पीछे फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है और मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है। और जब से शादी हुई है, जब से हम एक दूसरे से अलग रह रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग मैं बाहर कर रहा था, ये इंडिया में कर रही थी, तो बिल्कुल इनकी भी मेहनत है और एक दूसरे को समझना भी कि भाई किस टाइम ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ये भी कुश्ती से जुड़ी है। तो मैं हर टाइम मतलब फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, जो खाने पीने का पूरा ध्यान था। आपकी खासियत ये रही है कि किसी भी मैच के लिए गए हो खाली हाथ नहीं आए हैं, तो वो इस बार भी आपने वो सपना पूरा किया, देश को निराश नहीं किया है। हमने देखा एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत, सबसे ज़्यादा प्रशंसक जो थे वो बजरंग पुनिया के एयरपोर्ट पे नज़र आ रहे थे। एक बड़ा स्वागत समारोह था, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर अशोका होटल तक हो या फिर वापस सोनीपत तक। क्या कहेंगे उन सभी लोगों के लिए? देखिए, जितना प्यार और सम्मान जो मुझे एयरपोर्ट पे मिला है, तो मुझे नहीं लग रहा मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो यहाँ दिल्ली में आके ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गोल्ड मेडल जीता। इतने मतलब जोश के साथ जो प्यार लोगों ने दिखाया है, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे, क्योंकि सबसे तो वहाँ नहीं मिल पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार सम्मान देने के लिए। और यही जो आपका प्यार है, यही हमारी ताकत है, आगे अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। मेरे साथ इस वक्त संगीता पुनिया भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि माता पिता के संघर्ष के साथ साथ पत्नी का संघर्ष भी मायने रखता है। किस तरह से आपने देखा इनको स्ट्रगल करते हुए? देखिए, मतलब एक कुश्ती ऐसा गेम है कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको मतलब जितना भी मतलब सर से लेकर ऊपर तक एक
चीज़ भी अगर कमज़ोर होगी तो आप मतलब आगे उसमें नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत तो के साथ ये होता है, एक तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और एक माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि उस लेवल पे जाके हमें इतना स्ट्रॉन्ग लेवल से पे खेलना पड़ता है। क्योंकि ये होता है कि जैसे हम एशिया चैम्पियनशिप, हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हर साल होती है, तो हम ये होता है कि अगर हम थोड़ी सी कोई गलती हो या कोई हम लूज़ करते हैं तो अगले साल हम उसको और अच्छा बेहतर है। लेकिन ओलंपिक 4 साल पे जाता है, और एक खिलाड़ी की लाइफ में 4 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजरी को बचाते हुए इतना खेलना पड़ता है। तो उस लेवल पे हम कोई भी मिस्टेक नहीं करना, मतलब नहीं कर सकते। कब पता चला आपको ये इंजरी थी और किस तरह से आपने मोटिवेट किया? क्या घर में या आप लोगों ने कहा कि नहीं चलो इस बार ओलंपिक रहने दो, पहले इंजरी को देखो, क्या कुछ इस तरह से भी बातचीत? बजरंग ने बोला कि मैं इसको ठीक करूँगा और मतलब 1 हफ्ते में वापसी करूँगा। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, जब मतलब 6 बजे उठता था ये, रात के 11 बजे तक सिर्फ रिहैब, पहले रूम में रिहैब करता था, फिर जिम में, फिर स्विमिंग में, फिर डॉक्टर के पास रिहैब करता था। मतलब कंटिन्यू इन्हें 1 हफ्ता मतलब सोता था तो सिर्फ 7 घंटे, उठते ही सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ नी का रिहैब, जो भी डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बोला था कि आप 2 बार एक्सरसाइज करना, लेकिन ये 4 बार एक्सरसाइज करता था कि मुझे नहीं ठीक करना और लड़ना। पेरिस में दोनों को हम साथ देखने वाले हैं, इसका मतलब? जी बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि दोनों साथ ही जाएं और मेडल भी लेके आएं। तो आपने संगीता फोगाट को सुना, बजरंग पुनिया की पत्नी बजरंग पुनिया को भी सुना। तो ओलंपिक में खेलना, वहां तक पहुंचना और फिर मेडल जीतना, कितना लंबा संघर्ष होता है ये आपने जाना। भारत के लिए कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया भी इस जीत से बेहद उत्साहित हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता एला काज़मी ने। सर, कोई एक मूव आपका जो है, एक बार आप वो दिखा सकते हैं बच्चे को किसी? देखिए अभी किस तरह से यहाँ पर दावपेच बच्चे को सिखाते हुए, यहाँ पर भविष्य जो कहते हैं, भारत का जो भविष्य है आगे, देखिए किस तरह से ये खुद भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक विजेता, भारतीय विजेता, एक मेडल का विजेता जो है दावपेच सिखा रहा है और दावपेच यहाँ पर लगा रहा है और उनको सिखा रहे हैं। मिलने आए हैं यहाँ पर बच्चे, फोटो क्लिक करवा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बच्चे भी एक्साइटेड हैं। और जब यहाँ पे आए थे रवि दहिया तो वो भी इसी उम्र के थे, इसी उम्र के आए थे, और शायद इनमें से भी कल को कोई और रवि दहिया बन सकता है और कोई और मेडल ला सकता है भारत के लिए। ये बताइए कि आप भी आए थे, इतने छोटे थे तब आप भी आए थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी इतना छोटा था जब मैं। कौन सा दाव पेच था जब सबसे पहले? देखो जी, सबसे पहले की थी लेग अटैक की हमने शुरुआत से की थी और वहीं से हमने हाँ बिल्कुल जी। तो आपको किसने सिखाया? योगेश्वर दत्त ने, सुशील कुमार ने? देखो जी, गुरु जी हमारे महाबली सचपाल जी, उन्होंने सिखाया और साथ में सुशील कुमार थे, तो हम उनको देख के ही आप तक पहुंचे आज। मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। ये बच्चे भी अब आपसे सीखेंगे, ये उनको रोज सिखाएंगे आप? बिल्कुल जी, देखो बिल्कुल हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और हम भी चाहेंगे कि आगे ये देश का नाम रोशन करें। आगे जो है भविष्य में गोल्ड मिले और भी भारत मेडल्स लेकर के आए, इसके लिए यहाँ पर बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखो हम लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ से लगातार ओलंपिक्स में मेडल दे रहे हैं। हमने यहाँ से 4था-5वां मेडल दिया ओलंपिक्स गेम से, इस छत्रसाल स्टेडियम से। तो आगे भी हम और ज़्यादा, अब की बार सिल्वर था, अगली बार हम गोल्ड मेडल देंगे और 1 नहीं 2, 2, 3 देंगे। मातृभूमि में बात अब गंगा की करेंगे। गंगा गरज रही है। बनारस से लेकर प्रयागराज तक गंगा नदी उफान पर है। हाल ये है कि इन शहरों के रिहायशी इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर्स आपको यूपी में गरज रही गंगा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। चलो फिर अभी लौट। गंगा गरज रही है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक और बलिया से लेकर बनारस तक गंगा उफान पर है। सबसे पहले आपको बनारस ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे 80 घाट डूब गया है। वाराणसी की सुबह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी में डूबी नजर आ रही है।
मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं वो किस तरह जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी न केवल पूरे घाट को डुबा चुका है बल्कि आसपास के इलाकों में भी ये पानी जा चुका है। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं ये गलियाँ जो पर्यटकों से रोशन रहती थी, यहाँ इन रेस्टोरेंट्स में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, वहाँ पानी भर चुका है। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये दुकानदार हैं, ये अपना सामान धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल ले गए हैं क्योंकि पानी अंदर जा चुका है और ऐसे में इनका सारा सामान तबाह हो रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो घाट के आसपास के लोग होते हैं उनकी आजीविका का बड़ा साधन होता है गंगा नदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी नावें खड़ी हुई हैं क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक जा चुका है, जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, खतरे के निशान के करीब है। और ऐसे में जो नाविक हैं उनको भी रोक दिया गया है, नौका संचालन बंद है। अस्सी घाट की तस्वीरें देखिए कि यहाँ के जो मंदिर हैं ये सब के सब पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और ये वो जगह है अस्सी घाट की जहाँ देश विदेश के पर्यटक आ करके और यहाँ से गंगा का नज़ारा लेते थे। लेकिन आज इस वक्त इस घाट पर लगभग 10 फुट पानी आ चुका है और जिस नाव पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सका हूँ क्योंकि यहाँ पर भी आने का कोई साधन फिलहाल मौजूद नहीं है। ये तो अस्सी घाट का हाल है। अब जरा आगे चलिए तो हरिश्चंद्र घाट पर हालात और ज्यादा खराब हैं। तस्वीर देखें किस तरह से गंगा का पानी लगातार घाटों के अंदर की ओर चला आ रहा है और भीतर की स्थिति ये है कि लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है। चूँकि हरिश्चंद्र घाट ऐसा घाट है जहाँ दिन रात अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नाव पर चलने को लोग मजबूर हैं। घाटों के अंदर की ओर से जो रास्ते आते हैं वहाँ पानी भर चुका है। सामने जो इलेक्ट्रिक शवदाग्रह आप देख रहे हैं ये भी बंद पड़ गया है क्योंकि इसके भी चिमनी तक पानी जा पहुँचा है। यहाँ आप देख सकते हैं जो मंदिर हुआ करता था, बताते हैं यहाँ बीच में एक मंदिर था जो पूरी तरह पानी में जलमग्न हो चुका है, पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। घाट के आसपास रहने वाले और यहाँ काम करने वाले भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल चौधरी है। अच्छा चौधरी जी, क्या करते हैं आप? बॉडी जलवाता हूँ। बॉडी जलवाते हैं। क्या स्थिति है? मैं देख रहा हूँ पानी बहुत बढ़ गया है। पानी सर हमेशा कभी कभी आता है साल में। अच्छा। इसके पहले ऐसा नहीं था। अच्छा। अब जाता है तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है यहाँ बॉडी जलाने में। घाटों पर पानी के बढ़ने का असर ये है कि गंगा किनारे बसे ज्यादातर मोहल्ले डूब चुके हैं। कई इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर चुका है और लोग नाव के सहारे हैं। खतरे के निशान से बह रही है गंगा और इसके साथ ही सहायक नदी वरुणा का उफान भी अपने चरम पर है। इस वक्त हम नक्की घाट क्षेत्र में हैं और ये देखिए ये पूरा इलाका जल में समा गया है। जो मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और इस वक्त हम नौका पर सवार हैं और जहां हमारी नौका चल रही है इस पानी के नीचे कई मकान हैं। इस पानी के नीचे कई मकान हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आप देखें ये मकान जो एक तल के थे वो पूरी तरह से जल में समाहित हो चुके हैं। अब जल का स्तर ऊपर बढ़ रहा है। ऊपर बढ़ने के साथ लोगों को यहाँ पर जो जल का स्तर है वो डराता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं और जो लोग नीचे के तल को डूब चुके तल को कहीं ना कहीं झेल रहे हैं वो कहीं और भी शरण लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है जो यहाँ से निकल रहा है। आपका नाम जानेंगे? सावित्री देवी। सावित्री जी, समस्याएं कैसी और कितनी? समस्या तो बहुत है। कमरा डूबा हुआ एकदम है, पूरा एकदम परेशानी में परेशानी। अब निकल रहे हैं, क्या करें? यहाँ से कहाँ जाएंगे? जाएंगे अपने नैहर और कहाँ जाएंगे? मतलब रिश्तेदारी में जाएंगे? हाँ रिश्तेदारी। बाढ़ राहत कैंप में नहीं जाएंगे? नहीं, कहाँ जब है कि जाएंगे, कहीं दिया जाएगा तब न जाएंगे। कोई प्रशासनिक टीम यहाँ आके जागरूक नहीं कर रही है कि आप बाढ़ राहत कैंप में चले जाइए? कुछ नहीं हो रहा है जी, कुछ नहीं, कोई बता नहीं रहा? नहीं बता रहा ना कि आप यहाँ चल के रहिए। कोई नौका लगा दिए आप जहाँ जाए? नौका लगा दिए, बस जाए जहाँ जाए। आप बताइए कितनी समस्या? सब परेशानी जो बताए हैं सारी समस्याएं हैं। आप लोगों से जानेंगे, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, रोजाना किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं? वरुणा का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में समस्याएं और कितनी बढ़ने की उम्मीद है? कितनी आपको दिक्कत है? कितना डर? बहुत ज़्यादा डर रहती है। मकान उकान की डर रहती है आदमी की नया। और यहाँ 1 लोग 2 लोग रहते हैं, ये मारे कि रात बिरात चोरी भी हो जाती है, इसीलिए रहते हैं। चोरों के डर से लोगों को रहना भी पड़ रहा है। आपसे जानेंगे, जरा आप नज़दीक आ जाएं, क्या स्थिति है? बाढ़ की क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत ख़राब है। यहाँ पे रहने की समस्या है, खाने पीने की दिक्कत है, दवा दर्पण की है, पानी की है,
बस यही, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। प्रशासनिक मदद के तौर पे जानना चाहें तो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है? सिवाय नाव के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे भी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई सहायता नहीं है। डूबे हुए इन मकानों को देखिए, आपको ये देखिए, ये चारों ओर इसके जल ही जल आपको दिखाई देगा। जो ऊपर का छप्पर है उसके ऊपर यहाँ पर पानी बहने लगा है। तो ये जो मकान है इनके भीतर, जो ये अस्थायी मकान है, इनके भीतर हैंडलूम और पावरलूम रखे जाते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब जरा प्रयागराज चलिए और संगम के शहर में गंगा यमुना ने कैसे कहर बरपाना शुरू किया है, ये हमारे रिपोर्टर मोहम्मद मोइन आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधे संगम की तरफ जाता है। नाग वासुकी मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता है ये। आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों तरफ जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के पोल्स, उससे आपको अंदाजा लग पाएगा कि यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, चौड़ी 4 लेन सड़क हुआ करती थी। दोनों खंभों के बीच की दूरी का अंदाजा लगा करके आप समझ सकते हैं ये एक सार्वजनिक शौचालय है। देखिए पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कम से कम यहाँ पर 20 फीट तक पानी भरा हुआ है। और ये सड़क का आप अंदाज लगाइए, हफ्ते भर पहले तक यहाँ वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे। लोग इसी रास्ते से होकर संगम तक जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, जो बाहर से श्रद्धालु आते थे। लेकिन आज ये पूरा रास्ता जो है, पूरी सड़क जो है वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। यहाँ किस कदर पानी भरा हुआ है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये जो सार्वजनिक शौचालय की बिल्डिंग है सिर्फ पता चल रही है आधा फीट यानी कुछ इंच की जगह है जिसके ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग कोई हुआ करती थी। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें, ये मंजर अकेले इसी सड़क का नहीं है, बल्कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जो भी कछारी इलाके हैं, जो भी तटवर्ती इलाके हैं, ज़्यादातर सड़कें, ज़्यादातर रास्ते, गलियां सब इसी तरह से बाढ़ के पानी में समाये हुए हैं। और इतना पानी है कि जहां पर जाने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर में भी है। यहाँ भी नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप भी हो चुकी है। आपको मंदिर दिखाएं, गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर है, गड़ाथा गांव का ये मंदिर है। 3500 से 4000 के बीच की आबादी बताई जाती है और ये शिव मंदिर है। यहाँ पर गाँव वालों की काफ़ी आस्था है। सावन का महीना है और यहाँ पर शिवलिंग को आपको दिखाएं कि अब यहाँ पर कोई भक्त नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि पूरा जो रास्ता है, पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है यमुना नदी में आए रौद्रूप के बाद। यमुना नदी उफान पर है और यहाँ से काफ़ी दूर बताई जाती है। बावजूद इसके आपको दिखाएं कि सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। अब यमुना नदी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि गर्भगृह के अंदर शिवलिंग तक यमुना नदी का पानी पहुँच जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पूरा प्रांगण, जो लोग सावन के महीने में यहाँ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने आते थे, वो अब यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। गंगा और यमुना सहित तमाम छोटी छोटी नदियां यूपी के इलाकों में कहर बनकर टूट पड़ी हैं और ये हालात पिछले 2-3 दिनों में बने हैं। माना ये जा रहा है कि अभी नदियों में पानी और बढ़ने वाला है। तो इन रिपोर्ट्स को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहद गंभीर है और प्रयागराज में तो बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। मातृभूमि में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, भड़काऊ नारेबाजी के चलते अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के नेता जिनको गिरफ्तार किया गया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समय उनकी पेशी चल रही है। तमाम समर्थकों का हंगामा भी जारी है। अश्विनी उपाध्याय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समय पेशी चल रही है। दिल्ली में भड़काऊ नारे मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।